हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के आगे के वीडियोस। अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो हमने अब तक बहुत सारी डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ जिसका पहले कोई भी इलाज नहीं था। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि आज इसका कंप्लीट इलाज मिल गया है, अभी भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन कुछ हद तक हमको टेम्पररी सोल्यूशंस इसके मिले हैं। तो जी हाँ, आपने सही देखा, हम आज बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। अब सबसे पहली बात तो कैंसर मतलब क्या? जब भी किसी भी सेल की ग्रोथ कंट्रोल के बाहर हो जाती है, ओके, जब भी किसी भी सेल की ग्रोथ कंट्रोल के बाहर हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं हम उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को? उसे हम बोलते हैं कैंसर। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के कैंसर होते हैं, कैंसर होता क्यों है, होता कैसे है और फिर उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें बताया जा रहा है एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस डिवीजन ऑफ सेल्स may lead to the formation of development of undifferentiated cells that is tumor। इसका मतलब अच्छे से समझो, क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? जब ज़रूरत नहीं है फिर भी सेल डिवीजन चालू है। सेल डिवीजन कब होता है? जब हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है या जब बॉडी में ग्रोथ होती है तो हमारी बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं ताकि हमारी बॉडी में मास बढ़े, मतलब हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो। हमारी हाइट बढ़ने के लिए सेल डिवीजन होना ज़रूरी है, और जो हम प्रोसेसेस करते हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, उनके लिए सेल डिवीजन होना ज़रूरी होता है। लेकिन बिना किसी कारण, पर्पसलेस यानी क्या होता है? विदाउट एनी रीज़न। जब बिना किसी रीज़न के अनकंट्रोल्ड डिवीजन हमको देखने को मिलता है, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, पर्पसलेस सेल डिवीजन, तो ये सेल्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं। मतलब समझो ऐसा एक सेल है, ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बना रहा है, फिर ये सेल डिवाइड होके और 4 सेल्स बना रहे हैं, फिर ये 4 सेल्स डिवाइड होंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 8 सेल्स। एक सेल से 2 सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे अनकंट्रोल्ड अनगिनत सेल्स जब बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन होने लगता है। क्या फॉर्म होने लगता है? ट्यूमर। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि अगर हम ये स्किन का सरफेस का एग्जांपल लें, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, मतलब यहाँ पर मेरे इस पर्टिकुलर पार्ट में, मेरी स्किन के इस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे तो यहाँ पर धीरे धीरे करके स्किन में गांठ बनना शुरू हो जाएगी। तो उसी गांठ को, उसी पर्टिकुलर मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं ट्यूमर। सो एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, पर्पसलेस यानी विदाउट एनी रीजन, यूजलेस डिवीजन ऑफ सेल्स may lead to the formation of or development of undifferentiated cells and which will ultimately result in the formation of tumor। अब आगे देखो क्या बताया गया है। When tumor is malignant, देखो ट्यूमर 2 टाइप का होता है, यानी कैंसर 2 टाइप का होता है। हम 2 वर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ड आपको क्या बताया गया है? मैलिग्नेंट। और दूसरा वर्ड क्या बताया गया है? बिनाइन। अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। कैंसर 2 टाइप के होते हैं, एक मैलिग्नेंट और एक बिनाइन। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है। When the tumor is malignant, it is described as cancer and it has ability to invade other tissues। अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके बताऊं, आगे वाली स्लाइड्स में, हाँ, तो इधर देखो, इधर हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका बिनाइन ट्यूमर है, ये आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये मैंने आगे की स्लाइड क्यों बताई है? ताकि आपको जब आप पढ़ो तो समझ में आए कि मैं बात किस चीज़ के बारे में कर रही हूँ। तो जब हमारा ट्यूमर मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट यानी कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लायक है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? एक ही सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, पर ये सेल्स बाहर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक सेल ही बॉडी का खराब हो रहा है, पूरी बॉडी के सेल्स खराब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्यूमर अपनी एक ही जगह पे रहता है, मतलब ये ट्यूमर यहीं पर है, ये ट्यूमर पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। तो जो ट्यूमर अपनी बॉडी के एक ही जगह पर रहता है उस ट्यूमर को हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, मतलब वो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, देखो मैलिग्नेंट इस वर्ड का मतलब होता है कैंसरस। मैलिग्नेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कैंसरस। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसके सेल्स रुकते ही नहीं हैं, वो
दिन दुगनी और रात चौगनी ऐसे बढ़ते हैं। मतलब आप पलक झपकोगे और आपको नया ट्यूमर देखने को मिलेगा, इतना फास्ट स्प्रेड होता है मैलिग्नेंट कैंसर। तो मैलिग्नेंट यानी कि अनकंट्रोलेबल, विच इज नॉट एट ऑल अंडर कंट्रोल। बिनाइन ट्यूमर भी अनकंट्रोलेबल होता है, लेकिन ये बाहर निकलकर दूसरे सेल्स को स्प्रेड नहीं करता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर, द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसरस एंड इट कैन स्प्रेड टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ज्यादा डेंजरस कैंसर कौन सा हुआ, बिनाइन ज्यादा डेंजरस हुआ या मैलिग्नेंट ज्यादा डेंजरस हुआ? कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बताएंगे कि बिनाइन ट्यूमर ज्यादा डेंजरस है या मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा डेंजरस है। ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसके पीछे, सिंपल सेंस है। जो चीज स्प्रेड नहीं होती है वो कम डेंजरस होती है। डेंजरस दोनों ही चीजें हैं, कैंसर किसी भी टाइप का अच्छा नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर भी खराब है, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी खराब है, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, समझो अगर आपको मैथ्स में फर्स्ट सेमिस्टर में 50 में से 30 मार्क्स मिले और सेकेंड सेमिस्टर में 50 में से 25 मार्क्स मिले, दोनों ही मार्क्स खराब है, इतने ज़्यादा 100 मतलब 50 में से 50 तो आया नहीं है, तो पेरेंट्स तो खुश होंगे नहीं। तो पेरेंट्स के हिसाब से दोनों मार्क्स खराब है, लेकिन ज़्यादा खराब कौन से मार्क्स हैं? सेकेंड सेमिस्टर के। उसी तरीके से कैंसर अपने आप में ही एक बीमारी है, कैंसर किसी को तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कैंसर होता है तो पहले चेक किया जाता है कि वो कैसे टाइप का कैंसर है, वो बिनाइन कैंसर है या वो मैलिग्नेंट कैंसर है। अगर बिनाइन कैंसर है यानी कि वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, यानी वो कम डेंजरस है, और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसका मतलब वो बॉडी में स्प्रेड होगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसको क्लियर कर देते हैं इस स्लाइड को और आगे बढ़ते हैं, मतलब पीछे जाते हैं फिर से। हाँ, तो हम ये स्लाइड देख रहे थे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर एबल टू इन्वेड इनटू अदर टिश्यूज। इन्वेड का मतलब क्या होता है? टू एंटर इनटू द अदर टिश्यूज। मतलब ये एक सेल के अंदर से ये सारे कैंसर सेल्स निकल जाएंगे और बाकी के टिश्यूज को डैमेज करेंगे। ओके, कैंसर हार्म्स द बॉडी व्हेन कैंसरस सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली टू फॉर्म न्यू लंप्स। लंप यानी कि ट्यूमर, गांठ। आपकी बॉडी में नई नई जगह पर अचानक से कोई गांठ देखने को मिलती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में जो आपके सीने का कैंसर होता है, छाती का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने ब्रेस्ट के मसल को फील करो, मतलब उधर प्रेस करके पूरे एरिया को, पूरे चेस्ट रीजन को आप प्रेस करके चेक करो। अगर कहीं पर भी आपको गांठ जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, स्पेशली गर्ल्स और जो 35 के ऊपर की औरतें होती हैं उनके लिए, अगर आपको कहीं पर भी लंप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि बॉडी में नेचुरली कहीं पर भी अंदरूनी गांठ नहीं होनी चाहिए। बॉडी के इंटीरियर सरफेस पर कहीं पर भी ट्यूमर नहीं होना चाहिए। अगर ट्यूमर बन रहा है मतलब इट इज अ साइन ऑफ cancer. Okay, so cancer harms the body when cancerous cells divide uncontrollably to form new lumps. समझो एक जगह पर अगर गांठ हो गई है और ये फैल नहीं रही है तो ये ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है इससे। लेकिन आज मुझे यहाँ पर गांठ देखने को मिली, एक हफ्ते के बाद यहाँ पर, फिर एक हफ्ते के बाद यहाँ, ऐसे धीरे धीरे करके अगर पूरी बॉडी में न्यू लंप फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब वो कैंसरस सेल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं और वो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। So cancer harms the body because it divides uncontrollably and it forms new lumps everywhere और masses of tissue called neoplasm। यानी कि कैंसर के सेल्स को, जो कैंसर के सेल्स एक जगह पर जमा हो जाते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं नियोप्लाज्म, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज नथिंग बट बोन मैरो कैंसर। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं हम? देखो मैं इधर पे लिख रही हूँ, ल्यूकेमिया यानी क्या होता है? बोन मैरो कैंसर। और बोन मैरो का काम क्या होता है? आरबीसी बनाना, डब्ल्यूबीसी बनाना। तो जब आपके बोन मैरो के सेल्स ही डिफेक्टिव होते हैं तो उधर ट्यूमर नहीं बनेगा। हड्डी के अंदर कहाँ ट्यूमर बनेगा? हड्डी के अंदर ट्यूमर नहीं बनता है। हड्डी मतलब बोन मैरो जो होता है, वहाँ बोन मैरो में ट्यूमर नहीं होता है, उनके सेल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं या उनका पाथवे डिफेक्टिव हो जाता है, पाथवे में म्यूटेशन हो जाता है, तो दैट इज बोन मैरो कैंसर, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर के केसेस में बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम ब्लड कैंसर के केस में भी गांठ बनती है क्या? कैसे बनेगी बेटा, वो तो लिक्विड सब्सटेंस है। तो ब्लड कैंसर के केस में ट्यूमर नहीं बनता है, ट्यूमर बनता है बॉडी के सोमैटिक सेल्स के कंडीशन में। ओके, तो ल्यूकेमिया को छोड़कर, ल्यूकेमिया इज एन एक्सेप्शन, ल्यूकेमिया को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सारे टाइप के कैंसर्स में लंप फॉर्मेशन देखा जाता है। लंप फॉर्मेशन यानी ट्यूमर फॉर्मेशन, यानी गांठ बनना। ओके, जिसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम? नियोप्लाज्म। आपका जो ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर के आजू बाजू के इलाके को मिलाकर, मतलब समझो ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे नियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? इस पूरे इलाके को हम नियोप्लाज्म। अब आगे देखो क्या बताया गया है,
ट्यूमर्स कैन ग्रो एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। और ये ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट टाइप का है, कैसे टाइप का है, अगर ये ट्यूमर मैलिग्नेंट टाइप का है तो ये बॉडी में दूर दूर तक स्प्रेड होगा और स्प्रेड होकर बॉडी के दूसरे टिश्यूज और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। इसीलिए इसको हम मतलब ये ऐसे टच करने से नहीं फैलता है, लेकिन इंसान के अंदर ही अंदर ये स्प्रेड हो सकता है अगर मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर है तो। They also release secretions which alter body function। ये ट्यूमर सिर्फ मतलब जो कैंसर होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार बॉडी में गांठ बनेगी तो ही कैंसर बोल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, बॉडी में ट्यूमर नहीं बनता है लेकिन इन सेल्स से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स के फंक्शन को चेंज कर देते हैं। मतलब मुझे चाहिए था दूसरा हार्मोन और मेरी बॉडी में बन रहा है कोई और हार्मोन। तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स म्यूटेशन के वजह से अनकंट्रोल हो गए हैं, और ये जो नए सेल्स जो अनवांटेड सेल्स है जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो सेल्स बन रहे हैं, तो उन सेल्स के अंदर के जो मटेरियल है वो मटेरियल मतलब हर बार ट्यूमर के वजह से ही नुकसान नहीं होगा, बहुत बार कैंसरस सेल्स से कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं कैंसरस सेक्रीशन, और उन सेक्रीशन के वजह से भी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज होता है। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। हमने इंट्रोडक्शन देखा कैंसर क्या होता है, और हमने ये देखा कि कैंसर मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, एक्सेप्ट फॉर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के कैंसर में ट्यूमर देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर बोन मैरो के सेल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि आपको क्या बताया गया है। इट इज़ वन ऑफ द मेन किलर डिजीज़। ये जो कैंसर है ये अपने वर्ल्ड में सबसे मेन डिजीज़ है जिसके वजह से लोगों की मौत कंफर्म होती ही होती है। मतलब कैंसर जैसे मलेरिया हो गया है तो मलेरिया की दवा दे दिए तो इंसान ठीक हो जाता है, ऐसे कैंसर का कोई फिक्स्ड इलाज नहीं है। कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन है, लेकिन हर एक इंसान को ये सोल्यूशन सूट करेगा ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो क्या बताया गया हमको इधर पे कि ये जो कैंसर है इट इज़ वन ऑफ द मेन किलर डिजीज़। ये लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान पहुंचाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मेन किलर डिजीज़ नाउअडेज। Physicians and researchers, physicians यानी doctors, so physicians and researchers who specialize in the study, diagnosis, treatment and prevention of cancer are called oncologist। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क के फॉर्म में या डेफिनेशन के फॉर्म में कि डिफाइन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कोई भी रिसर्चर या कोई भी साइंटिस्ट कैंसर के ऊपर अगर स्टडी कर रहे हैं, कैंसर का इलाज हो, कैंसर के सेल्स हो या कैंसर रिलेटेड कोई भी स्टडी अगर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रिसर्चर या साइंटिस्ट को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑन्कोलॉजिस्ट। ट्यूमर्स में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी। क्या बताया जा रहा है हमको कि ट्यूमर्स का कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता है कि सिर्फ स्किन में ही ट्यूमर होगा या लंग्स में ही ट्यूमर देखा जाएगा या हार्ट में ही ट्यूमर देखा जाएगा या ब्रेन में ही ट्यूमर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ओके, सो ट्यूमर्स में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी। हाउएवर all tumors are not cancerous. See, you have to understand this, that all types of tumors are not dangerous. Some tumors are benign. Okay, they are not going to harm other tissues, but most of the time there are many tumors which are malignant in nature which will harm the body. Okay, so there are two types of tumors, benign or non-malignant tumors and cancerous or malignant tumors. चलो अब देख लेते हैं non-malignant यानी benign tumor क्या होता है। तो इधर देखो, इधर पे आपको थियरी में क्या बताया गया है बिनाइन ट्यूमर के बारे में। बिनाइन ट्यूमर का दूसरा नाम क्या है? नॉन मैलिग्नेंट। नॉन मैलिग्नेंट यानी कि नॉन कैंसरस। प्लीज इसको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखो। नॉन मैलिग्नेंट यानी क्या होता है? नॉन कैंसरस, मतलब इस ट्यूमर से कैंसर नहीं स्प्रेड होगा, यानी कि इसको कैंसरस ट्यूमर नहीं बोलते। बॉडी में कभी कभी फैट एक्यूमुलेट होने की वजह से भी गांठ बन जाती है, बॉडी में कभी कभी एक्स्ट्रा सेल्स डिवाइड होने की वजह से भी गांठ बन जाती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की ही गांठ हो। ओके, सो बिनाइन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट ग्रोज स्लोली, इट मे अटेन क्वाइट अ लार्ज साइज। अटेन करना मतलब अक्वायर करना, मतलब हासिल करना। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये धीरे धीरे करके बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे करके सेल्स डिवाइड होते हैं, और इस टाइप के ट्यूमर ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? बिनाइन ट्यूमर की साइज बड़ी हो सकती है। सो धीरे धीरे करके ये बढ़ेंगे। इट ग्रो स्लोली, इट मे अटेन क्वाइट अ लार्ज साइज,
बट इट रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन। मतलब जहाँ पर ये ट्यूमर हुआ है ये ट्यूमर वहीं पर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना कि इधर ही बैठना, इधर से कहीं नहीं जाना है, तो बच्चा कैसे उधर ही बैठा रहता है। बिनाइन ट्यूमर भी उसी तरीके का है, वो यहाँ से वहाँ कहीं नहीं भटकेगा, जिधर उसको बोला गया है वो उधर ही, मतलब जहाँ पर वो ट्यूमर स्टार्ट हुआ है बनना वो ट्यूमर वहीं पर रहेगा, वहाँ से कहीं स्प्रेड नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के ट्यूमर को हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। So they are restricted to the site of its origin and it does not spread to other parts of the body. Okay, देखो ये डायग्राम देखो, तो ये देखो बिनाइन ट्यूमर इस पर्टिकुलर सेल में हुआ और ये सेल्स आपके इसी पर्टिकुलर टिश्यू तक सीमित है। ये दूसरे टिश्यू तक पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, ये इसी टिश्यू के अंदर डैमेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में उल्टा होता है। देखो आगे पहले बिनाइन ट्यूमर की थ्योरी कंटिन्यू कर लेते हैं। This does not necessarily mean that the benign tumors are not troublesome। मैंने आपको पहले ही बोला था, जस्ट बिकॉज ये ट्यूमर अपनी जगह पे ही है इसका ये मतलब नहीं है कि इससे नुकसान नहीं है। ट्यूमर ट्यूमर ही होता है आखिरकार। ओके, बस फर्क इतना है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी बॉडी में फैलेंगे तो इंसान जल्दी मरेगा, और बिनाइन ट्यूमर पूरी बॉडी में नहीं फैलेंगे, लेकिन अगर एक जगह पे भी हो गए तो वो उस ऑर्गन को टोटली डैमेज कर देंगे। और आपको भी पता है कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड है, एक ऑर्गन के ऊपर दूसरा ऑर्गन डिपेंड करता है। तो बोलते हैं ना 5 उंगलियों में से अगर एक उंगली भी खराब हो गई तो बाकी की 4 उंगलियों का भी जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बिनाइन ट्यूमर का भी नुकसान होता है। सो दिस डज नॉट मीन दैट द बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट ट्रबलसम। वो भी ट्रबल करते हैं, ट्रबलसम यानी कि नुकसानदायक, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, सम बिनाइन ट्यूमर्स आर हार्मफुल एंड फेटल, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर का ये एक एग्जाम्पल ले लो। आपके दिमाग में अगर कोई ट्यूमर हुआ है, मतलब ब्रेन सेल्स, अपने जो नर्व सेल्स हैं, कुछ नर्व सेल्स, वैसे तो एक पर्टिकुलर एज के बाद नर्व सेल्स मल्टीप्लाई होना स्टॉप कर देते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और उसके वजह से ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। और ब्रेन में अगर ट्यूमर फॉर्म हो गया तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगी, जिसके वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग डैमेज हो जाएगी और जिसके वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। सो ब्रेन ट्यूमर्स आर फेटल। फेटल यानी कि सीधा इंसान की डेथ हो जाती है। A brain tumor may cause death because the brain is squeezed against the hard skull। देखो क्या होता है पता है, मतलब इमेजिन करो कि ये आपका हेड है, ऐसा इमेजिन, देखो इधर बनाती हूँ मैं, ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका हेड है और हेड के अंदर हमारा ब्रेन है। क्या है हेड के अंदर? हमारा ब्रेन है। अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ज़रा। ओके, एक मिनट, दूसरा कलर नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका स्कल है, स्कल यानी खोपड़ी, स्कल यानी क्या होता है? खोपड़ी, और स्कल के अंदर ये आपका ब्रेन है। अब अगर इस ब्रेन के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्यूमर की वजह से क्या होगा? इस ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये ब्रेन स्कल की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। मतलब एक बेंच पे अगर 4 बच्चे बैठे हैं, अब उसमें मैं 5वें बच्चे को भी अगर धक्का मार मार के बिठाऊं तो वो 4 बच्चों को भी तकलीफ होगी और 5वां बच्चा भी ठीक से नहीं बैठ पाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमको बोली गई है कि ट्यूमर के वजह से अपना ब्रेन स्क्वीज हो जाता है, दब जाता है स्कल की तरफ, और जिसके वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है। क्योंकि ब्रेन अगर फ्री नहीं रहेगा, अगर ब्रेन ही दब जाएगा तो बॉडी के सिग्नल्स नहीं पास होंगे, सिग्नल्स पास नहीं होंगे तो बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। सो अ ब्रेन ट्यूमर मे कॉज डेथ बिकॉज द ब्रेन इज स्क्वीज्ड अगेंस्ट द हार्ड स्कल। खोपड़ी के अगेंस्ट अपना ब्रेन दब जाता है, इस वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग रुक जाती है। मोर ओवर द बिनाइन ट्यूमर्स मे समटाइम्स बिकम मैलिग्नेंट। क्या बोला गया हमको इधर पे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही बिनाइन ट्यूमर आगे जाके मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाए। तो ये देखो अभी तक तो ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन आगे जाके अगर ये मैलिग्नेंट टाइप का बन गया तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता है। तो यही चीज़ हमको इधर पे बताई गई है कि कभी कभी जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर भी मैलिग्नेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल एडिनोमा एंड फाइब्रॉइड, ये 2 ऐसे टाइप के कैंसर्स हैं जिसमें आपके बिनाइन ट्यूमर्स मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बन जाते हैं। इनके बारे में आप गूगल सर्च करो, आपको डेफिनेटली इमेज दिखाई देगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब बात है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। जैसे हमने पीछे देखा मैलिग्नेंट ट्यूमर जो स्प्रेड होता है, बिनाइन ट्यूमर जो स्प्रेड नहीं होता है। So the growth rate of this tumor is rapid and mortality rate is comparatively more than benign tumor। Mortality rate यानी क्या होता है? डेथ रेट। जितने ज़्यादा पेशेंट्स मरेंगे मॉर्टैलिटी रेट बढ़ेगा, जितने कम पेशेंट्स मरेंगे मॉर्टैलिटी रेट घटेगा। किसी की डेथ होती है तो उसको बोलते हैं मॉर्टैलिटी, और किसी का बर्थ होता है तो उसको बोलते हैं नेटैलिटी।
ओके, ऑल राइट। तो इधर पे हमको क्या बताया गया है मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में कि इस मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, सो द ग्रोथ रेट इज़ वेरी रैपिड एंड द डेथ रेट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर। मतलब बिनाइन ट्यूमर्स की वजह से जितने ज़्यादा लोगों की मौत नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा मौत मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से होती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स कॉजेज ओवर क्राउडिंग एंड डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स। देखो क्या होता है इधर पे, ये इमेज में देखो, इस इमेज में देखो क्या बताया गया है कि जितने ज़्यादा आपके ट्यूमर सेल्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा ट्यूमर सेल्स बढ़ेंगे, ये ट्यूमर सेल्स बाहर आके टिश्यू के सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, और जितने ज़्यादा आपके टिश्यू के सेल्स डैमेज होंगे उतना ज़्यादा आपका ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा तो ऑर्गन सिस्टम डैमेज होगा, ऑर्गन सिस्टम डैमेज होगा तो बॉडी डैमेज हो जाएगी और अल्टीमेटली इंसान की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो ये जो रैपिड ग्रोथ होती है ट्यूमर्स की, इसके वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग यानी कि गर्दी हो जाती है। देखो इधर पे इतने सारे कैंसर के सेल रिलीज हो जाएंगे तो अपने नॉर्मल सेल्स के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, सारी जगह पर सिर्फ कैंसर के ही सेल्स फैले रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ओवर क्राउडिंग ऑफ सेल्स। एंड इट कॉजेज डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स, और इनके वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, नॉर्मल सेल्स का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। The cancerous cells compete with the normal cells for nutrients and finally kill them. देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, ये कैंसरस सेल्स अपने टिश्यू के पास जाते हैं और टिश्यू का न्यूट्रिएंट ये खा लेते हैं। मतलब एक तो ये बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, ऊपर से हमको दर्द पहुंचा रहा है, ऊपर से अभी हमारे सेल्स का भी न्यूट्रिशन खाने लगेंगे। तो कैंसरस सेल्स जब हमारे हेल्दी सेल्स का न्यूट्रिशन खाने लग जाते हैं तो उसकी वजह से अपने हेल्दी सेल्स की डेथ होने लग जाती है, और अगर हेल्दी सेल्स मर जाएंगे तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा जिससे इंसान की डेथ हो जाएगी। ओके, ऑल राइट। These cells are spread from one organ to other via blood or lymph and form new tumors called secondary tumors. तो क्या बताया गया हमको यहाँ पर कि ये जो malignant tumors है ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर होते हैं, from one organ to other organ, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं malignant tumor because they are being transferred and दे आर कॉजिंग इन्फेक्शन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, सेल्स कैसे फ्लो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। हमारा ब्लड ही एक ऐसा फ्लूइड है बॉडी का जो बॉडी के एक एक पार्ट तक जाता है, तो ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू ये कैंसर सेल्स स्प्रेड होते हैं। दीज माइग्रेटरी प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। देखो कैंसर अगर मेटास्टेसिस स्टेज पर पहुंच गया है यानी कि अब वो कैंसर का स्टेज 3rd होता है। जब आपका कैंसर इस स्टेज पे पहुंच जाता है, मेटास्टेसिस के स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि अब वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गया है, तो अब उस इंसान को बचाना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप एक जगह का ट्यूमर निकालोगे तो दूसरी जगह पे ट्यूमर ग्रो हो जाएगा, दूसरी जगह का ट्यूमर निकालोगे तो तीसरी जगह ग्रो हो जाएगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। इंसान को ठीक करते करते इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है जो एक जगह से स्प्रेड होकर दूसरी जगह पहुँचता है और सेकेंडरी ट्यूमर बनाता है, ऐसे टाइप के ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इनको हम बोलते हैं फेटल ट्यूमर। क्या बोलते हैं इनको हम? फेटल यानी डेडली, जिससे इंसान की डेथ हो जाए। तो आगे आपकी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया गया है ये आपके नॉर्मल टिश्यू सेल्स हैं और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, मतलब ये आपके सेल्स को जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है, और ये एबनॉर्मल सेल्स है। देखो ये नॉर्मल सेल्स है और ये एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स है, जो बिना ज़रूरत के भी डिवाइड हुए हैं, ये वो एबनॉर्मल सेल्स है। तो ये एबनॉर्मल सेल्स जब ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड हो जाते हैं तो ये बॉडी में स्प्रेड होने लग जाते हैं। अगर ये स्प्रेड नहीं हो रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, और अगर ये बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं, देखो किस तरीके से इन्होंने कैप्सूल को फाड़ दिया और अब ये सेल्स एक एक जो कैंसरस सेल्स है वो एक एक टिश्यू के पास जाएंगे और उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट सेल्स। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के सेल्स को हम? मैलिग्नेंट सेल्स। आगे देखते हैं। ओके, हमको यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैंसर बताया गया है। तो देखो कैंसर के बेसिकली 5 मेन टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर। आपको इसमें से ये टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टेड। मैंने जब एग्जाम दिया था 12th का 2012 में, मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था तब हम मतलब 2012-2013 का मेरा बैच था, तो मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था फरवरी 2013 में, तब मुझे ये क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ कैंसर। तो आपको भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैंसर के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और उनका मीनिंग बताओ। तो देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टेड, मतलब जो टिश्यू डैमेज हो रहा है उस टिश्यू के हिसाब से कैंसर का नाम है। कैंसर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टिश्यू फ्रॉम विच दे अराइज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर कार्सिनोमा। पहले टाइप के कैंसर का नाम क्या है? कार्सिनोमा। कैंसर दैट अराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू।
कवरिंग और लाइनिंग द बॉडी ऑर्गन इज नोन एज कार्सिनोमा। तो जो स्किन कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू पे होता है। ओके, इट इंक्लूड्स ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट का जो कैंसर होता है वो एक एग्जाम्पल है कार्सिनोमा का। लंग कैंसर, क्योंकि लंग भी एपिथेलियल सेल्स से ही बनता है, सो लंग कैंसर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोमा। कैंसर ऑफ स्टमक, स्किन कैंसर एटसेट्रा। मतलब आउटर लेयर में जब ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा, एपिथेलियल कैंसर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है? सार्कोमा। कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड सार्कोमा। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स बोन ट्यूमर्स, मतलब हड्डी के अंदर या हड्डी के ऊपर जब मास सेल्स जमा हो जाते हैं। ओके, जब मास ऑफ सेल्स जमा हो जाते हैं हड्डी के ऊपर, सेल्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके उस हड्डी को खोखला करने लग जाते हैं। ऐसा समझो, इमेजिन करो ऐसी आपकी बोन है और इस बोन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे सेल्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं, ऐसे ट्यूमर फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसके वजह से ये बोन का कैल्शियम निकल जाए और बोन वीक हो जाए। तो जब आपकी बोन वीक हो जाएगी यानी कि ये ट्यूमर की वजह से ये बोन वीक हुई है, तो ऐसे टाइप के कैंसर को हम बोलते हैं सार्कोमा। सो इट कैन बी बोन ट्यूमर, दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियो मतलब बोन। ओके, मसल ट्यूमर दैट इज मायोसार्कोमा, अगर मसल्स में ट्यूमर हो रहे हैं तो मायोसार्कोमा। देखो, जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारे मसल्स जो हैं वो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, बोन्स जो है वो एक मसल को दूसरे मसल से कनेक्ट करते हैं। कैंसर ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? हड्डी के ऊपर जो वाइट कलर की लेयरिंग होती है। बहुत सारे लोग जो चिकन खाते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब आप लेग पीस खाते हो तो लेग पीस के ऊपर एक वाइट कलर का कवर रहता है, कैप जैसा, ढक्कन टोपी के जैसा कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्टिलेज, जो दिखता बोन जैसा है लेकिन उसको चबाने में बहुत अच्छा लगता है। सो ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज भी हमारे बोन को, मतलब ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, ठीक है, ये आपकी दूसरी हड्डी है। तो एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में ऐसे बीच में फ्रिक्शन ना हो, एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए दो कैप प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। ओके, तो अगर कार्टिलेज में कैंसर हो रहा है तो उसको बोलेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा, क्योंकि कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। एंड द कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू इज नोन एज लिपोसार्कोमा, यानी आपके फैटी टिश्यूज जो होते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर फैट जनरेट करते हैं या फैट सेल्स को स्टोर करते हैं। तो थर्ड टाइप का, फर्स्ट टाइप का कैंसर हमने कौन सा देखा? कार्सिनोमा यानी एपिथेलियल सेल कैंसर। सेकंड हमने देखा सार्कोमा यानी कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर स्प्रेड होगा। थर्ड हमने देखा लिम्फोमा यानी जो लिम्फेटिक टिश्यू में ये कैंसर स्प्रेड होगा। सो कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम लिम्फेटिक टिश्यू इज कॉल्ड लिम्फोमा। इट अकर्स इन द लिम्फेटिक नोड्स, स्प्लीन एंड टिश्यूज ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब अपने इम्यून सिस्टम के लिए जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है और जो अपने लिम्फ नोड्स जहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, आर्मपिट्स के नीचे, नेक के पास, यहाँ पर रिस्ट के पास, ग्रोइन रीजन में, आपके टेस्टिस और वजाइना के पास जो अंडर थाई का रीजन है, नीस के पीछे की तरफ, तो ऐसे जो रीजन्स हैं इन जगह पर अगर कैंसर हो रहा है तो उनको हम बोलेंगे लिम्फोमा, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स बनने से रोकेंगे। और ये इसके वजह से क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे मतलब WBCs नहीं बनेंगे, WBCs नहीं बनेंगे तो मतलब कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी को तुरंत नुकसान पहुँचाएगा और आप तुरंत बीमार हो जाओगे। तो ये टाइप का कैंसर ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, नाउ द सेकेंड लास्ट टाइप इज ल्यूकेमिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लड कैंसर इन विच देर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो सेल्स डिफेक्टिव होने के वजह से, आपके जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं डिफेक्टिव हो जाने के वजह से उनमें हद से ज़्यादा WBC फॉर्मेशन हो जाता है। और जब बॉडी में बहुत ज़्यादा WBC फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके वजह से हमारी बॉडी अपने ही हेल्दी सेल्स के साथ फाइट करने लग जाती है। सी, people suffering from leukemia have very high leukocyte count. The blood contains millions of abnormal immature WBCs और leukocytes that are incapable of fighting infections. और ये जो WBC बनते हैं ना, ये mature WBC नहीं होते हैं। मतलब अगर हम ऐसा सोचें कि अरे वाह हमारी बॉडी में फाइटर सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो अब तो बॉडी को और प्रोटेक्शन मिलेगी। पहले घर के बाहर 2 वॉचमैन रहते थे, बिल्डिंग के बाहर, अब 4 वॉचमैन रहते हैं। लेकिन अगर वो 4 वॉचमैन में से 3 वॉचमैन फिट नहीं है, अगर वो तीनों के तीनों वॉचमैन बीमार रहते हैं तो क्या उन वॉचमैन का फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं।
उनसे तो और नुकसान बना रहेगा और डर बना रहेगा, क्योंकि फिर उनका भी तबीयत का ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे WBCs जो खुद इमेच्योर होते हैं, ऐसे WBCs जो खुद इमेच्योर होते हैं, वो क्या इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, तो उसके वजह से बॉडी में और ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ओके, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया सच एज मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एटसेट्रा। मतलब जब मोनोसाइट फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। अब तक अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप अब हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वो पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो क्या बोला गया आपको यहाँ पर, ल्यूकेमिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी लिम्फोसाइट्स का एक्स्ट्रा फॉर्मेशन। सो बॉडी में देखो, एक चीज़ याद रखो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर बन रही है तो भी नुकसानदायक है और कम बन रही है तो भी नुकसानदायक है। कम होगी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी को ही नुकसान है, क्योंकि बॉडी उतना झेल नहीं पाएगी। देन द लास्ट टाइप ऑफ कैंसर, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर कौन सा पढ़ा, कार्सिनोमा विच इज़ एपिथेलियल कैंसर, जो स्किन कैंसर का एग्जाम्पल है। फिर सेकंड हमने पढ़ा सार्कोमा, सार्कोमा यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर है। फिर उसके बाद हमने थर्ड टाइप कौन सा पढ़ा, लिम्फोमा, लिम्फोमा मतलब जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को डैमेज करता है। फिर फोर्थ हमने पढ़ा ल्यूकेमिया, और अब लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एडिनोसार्कोमा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लास्ट में, एडिनोसार्कोमा। एडिनोसार्कोमा सॉरी एडिनोकार्सिनोमा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने गलती से एडिनोसार्कोमा बोल दिया, एडिनोसार्कोमा नहीं, एडिनोकार्सिनोमा कैंसर अराइजेज इन द थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड अदर ग्लैंडुलर टिश्यूज, एंड दिस कैंसर इज वेरी 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 डेंजरस। ये सीधे आपके मेन ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, ग्लैंड्स को डैमेज कर रहा है, और अगर ग्लैंड्स डैमेज हो गए तो बॉडी की पूरी फंक्शनिंग ही रुक जाएगी। सो एडिनोकार्सिनोमा इज वन ऑफ द वेरी डेंजरस कैंसर विच यू कैन टॉक अबाउट। ओके, सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कैंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे कॉजेज ऑफ कैंसर की तरफ, कि कैंसर होता कैसे। देखो कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप्स क्या हैं, वो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कैंसर होता कैसे है, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ कैंसर, although it is still not very clear as to how the cancer is caused, several factors are now known to be cancer causing, that is carcinogenic। देखो एग्जैक्टली कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है सेल के डिवीजन के लिए, ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं साइंटिस्ट, कि क्यों सेल ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है, क्यों सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाते हैं, ये अभी तक हम इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, और उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं उन फैक्टर्स को हम, कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स। सो दीज फैक्टर्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला फैक्टर है केमिकल्स। कौन से टाइप के केमिकल्स, कैसे केमिकल्स, सो देर आर सेवरल केमिकल्स नोन टू इंड्यूस कैंसर। इंड्यूस करना मतलब प्रोड्यूस करना, बॉडी में बनाना। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके संपर्क में आते ही, जिनको बॉडी के साथ रिएक्ट करते ही वो बॉडी के सेल्स को म्यूटेट कर देते हैं। सो दीज इंक्लूड निकोटीन, एक निकोटीन है जो आपके सिगरेट्स और आपके गुटखा वगैरह में रहता है, टोबैको वगैरह में रहता है। सो दिस निकोटीन कॉजेज कैंसर, लंग कैंसर। देन कैफीन जो आपके कॉफ़ी में रहता है। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन ऑफ कोल एंड ऑयल, जब आप तेल जलाते हो या कोयला जलाते हो तो उसमें से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, और उन एयर पोल्यूटेंट्स के वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। ओके, सेवरल यानी many polycyclic hydrocarbons, some sex hormone and steroids, if given or secreted in large amounts, it may cause cancer। देखो मैंने आपको अभी बोला ना, कोई भी चीज़ जब अति से ज़्यादा हो जाती है अपने बॉडी में तो उसका भी नुकसान होता है, और कम होती है तो भी नुकसान होता है। तो आपकी बॉडी में अगर सेक्स हार्मोन ज़्यादा हो गए हैं, या कोई भी स्टेरॉइड्स, जो जिम जाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, पर इतना ज़्यादा स्टेरॉइड्स खाने की वजह से ये सारा का सारा स्टेरॉइड बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, जो बॉडी के लिए वापस नुकसानदायक है। तो ये स्टेरॉइड्स और जो केमिकल्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, अगर इनका नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ये बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, ब्रेस्ट कैंसर सीम्स टू हैव हार्मोनल रिलेशनशिप। इट इज़ मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन वुमेन हु अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ब्रेस्ट कैंसर ये जो टाइप है ये ज़्यादातर
किस वजह से देखा जाता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। किस वजह से देखा जाता है ये? हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। और ये ज़्यादातर किन औरतों में पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर? ये उन औरतों में देखा जाता है जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी औरतें किसी ना किसी हेल्थ रीज़न के वजह से या किसी भी रीज़न के वजह से अगर मदर अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है, मतलब अपने सीने से अगर वो दूध नहीं पिला रही है, तो उसके ब्रेस्ट में लंप फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर, हमेशा ऐसा नहीं होता है, यहाँ कभी कभी किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ज़्यादातर क्या पाया गया है कि जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं, अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, तो उनके ब्रेस्ट के अंदर लंप फॉर्मेशन होने लग जाता है और अल्टीमेटली वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर, ये ज़्यादातर किन में देखा जाता है? इन फीमेल्स हु अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। सेकेंड रीज़न क्या है? रेडिएशन। द एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, यानी कोई भी पर्टिकुलर टाइप का यूवी रे एक्सेट्रा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। इसीलिए बोला जाता है कि बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, बार बार सोनोग्राफी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो आपके बोन के आर पार जाती हैं। और कोई भी रेडिएशन जब बोन के आर पार जाएगी, मतलब इमेजिन करो ऐसा आपका बोन का स्ट्रक्चर है और ये एक्सरे है या यूवी रे है, ये जब आपके आर पार जाती है तो ये यहाँ के सेल्स को किल कर देती है। तो इतना पार्ट तो अपना डैमेज हो गया। तो इसी वजह से बोला गया है कि ये जो रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशंस हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर या तो म्यूटेशन के वजह से क्या होगा, यहाँ पर अगर म्यूटेशन हो गया तो यहाँ के सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है। Incidence of skin cancer is higher in the people working in very sunny areas due to ultraviolet radiation in the sunlight। और ये मतलब ज़्यादातर किन लोगों में देखा जाता है? यूवी रेडिएशन के वजह से कैंसर किन को होता है? जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, मतलब जैसे सिविल इंजीनियर्स वगैरह हो गए या कंस्ट्रक्टर्स हो गए, जो एकदम कड़क धूप में, गांव के लोग खेती जो करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, इनको ज़्यादा स्किन कैंसर होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में डायरेक्ट धूप पड़ती है। और आपको तो पता ही है कि हमारे अर्थ के बाहर जो ओजोन लेयर है, कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर है। वो यूवी रेडिएशंस के वजह से, और हम जो CFC रिलीज़ करते हैं, इस CFC की वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है। ये लेयर डिप्लीट हो गई है तो ये यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ में आते हैं और सीधा हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो अगर ये यूवी रेडिएशंस हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमारे स्किन को डैमेज करेंगे, जिसके वजह से हमें कैंसर हो सकता है। ओके, टाइट क्लोथ्स पहनना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी स्किन के सेल्स सफोकेटेड फील करते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बिकम द रीजन फॉर कैंसर। नाउ कम्स वायरसेस। वायरसेस कॉजिंग कैंसर हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। देखो, कुछ स्पेसिफिक ऐसे वायरसेस हैं जिनके वजह से हमारी बॉडी में सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है और डिवाइड होते रहता है। तो ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। ओके, V1 जीन्स, सॉरी V ऑन्क, ये ऑन्क है, ONC। These viruses are also called oncogenic viruses. For example, EBV, Epstein-Barr virus, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था एक टाइम पे कंट्री में, जिसके वजह से हज़ारों लाखों लोगों की डेथ हो गई। लेकिन धीरे धीरे करके इन वायरसेस के एंटीबॉडीज़ निकाली गई, जिसके वजह से थोड़ा सा लोगों के डेथ रेट में कमी हुई। तो अगर वायरस की वजह से आपके सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है और आपके सेल्स कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं, तो वैसे कैंसर को हम बोलेंगे वायरल कैंसर। ओके, नेक्स्ट रीज़न क्या बताया गया है? ऑन्कोजीन्स। देखो, ऑन्कोजीन यानी कि ऐसा जीन जो हमारे DNA में पहले से प्रेजेंट होता है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं रहता है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी को कुछ ऐसे केमिकल्स दोगे, जैसे समझो अभी मेरी बॉडी में ऑन्कोजीन है, लेकिन मैं कोई स्मोकिंग नहीं करती हूँ, कोई ड्रिंकिंग नहीं करती हूँ, तो या रेडिएशंस के नीचे काम नहीं करती हूँ, या मेरी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो ये जीन एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को रेडिएशंस दिए या आपने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा निकोटीन प्रोवाइड कर दिया या ऐसे केमिकल्स दिए जिसके वजह से ये ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाए, तो ये जीन एक्टिवेट होकर आपकी बॉडी के सेल्स को अनकंट्रोलेबली डिवाइड करेगा और फिर आपकी बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है। सो सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और C-onc genes or proto-oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of cells। तो मैंने आपको यही चीज़ बोली कि हमारे जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के पास पहले से ऑन्कोजीन्स होते हैं, लेकिन ये ऑन्कोजीन्स इनएक्टिवेटेड कंडीशन में होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले या कोई भी फैक्टर आपने अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, तो उसके वजह से ये जीन एक्टिवेट हो सकते हैं और एक्टिवेट होकर ये बॉडी में कैंसर स्प्रेड कर सकते हैं। तो जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होती है, उन जीन्स को हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। क्या बोलते हैं उनको हम? ऑन्कोजीन्स।
और नेक्स्ट आपका कॉज आता है कैंसर का एडिक्शन। एडिक्शन मतलब क्या होता है? लत लग जाना। किसी भी चीज़ की लत जब लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं एडिक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टोबैको, तम्बाकू चबाते रहना जिसके वजह से माउथ कैंसर हो जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस निकलते हैं जो आपके सेल्स को डैमेज कर देते हैं। इट लीड टू द कैंसर ऑफ माउथ, लिप्स एंड लंग्स। अल्कोहल कंजम्पशन में रिजल्ट इन कैंसर ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से आपके इंटेस्टिनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। एंड यूज ऑफ डिफरेंट ड्रग्स लाइक कोकेन, हेरोइन also cause cancer, for example marijuana, एनारोबिक स्टेरॉइड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कोई भी चीज़ जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, जितना हो सके उतना उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको सारे कॉजेज समझ में आए कि कैंसर किस वजह से हो सकता है। पहला कॉज था केमिकल्स, सेकेंड रेडिएशन, थर्ड वायरसेस, फोर्थ ऑन्कोजीन्स और फिफ्थ एडिक्शन। पक्का इतना समझ में आया है? आगे बढ़ें। ऑल राइट, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या बताया गया है? कार्सिनोजेन्स एंड ऑर्गन अफेक्टेड। कार्सिनोजेन यानी ऐसे केमिकल या ऐसे फैक्टर्स जिनके वजह से कैंसर होता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कार्सिनोजेन बताए गए हैं जिनके वजह से कौन से टाइप का कैंसर होता है। आपको ये टेबल पूरा याद नहीं करना है, इसमें से 2 या 3 एग्जाम्पल याद करो ताकि अगर आपको शॉर्ट नोट आए कैंसर के ऊपर तो आप एग्जाम्पल दे सको, ठीक है। तो सूट यानी काला धुआं। जब गाँव में चूल्हा जलाया जाता है तो उसमें से जो काला धुआं निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसके वजह से स्किन और लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं। फिर आता है कोल टार। कोल टार यानी कि कोयले को जलाकर जो धुआं निकलता है उस धुएं को एब्जॉर्ब करके अपने लंग्स में पूरा वो बोलते हैं ना, पूरा मतलब ऐसे ब्लैक कलर का एयर डिपॉजिट हो जाता है, ब्लैक गैस डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके वजह से भी हमारे स्किन और लंग्स डैमेज हो सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग्स डैमेज होते हैं। कैडमियम ऑक्साइड अनदर टाइप का केमिकल है जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को डैमेज करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर डैमेज हो जाएगा तो आपके स्पर्म्स नहीं बनेंगे, और अगर स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो वो इंसान इनफर्टाइल भी हो सकता है। ओके, ऑल राइट, आगे क्या बताया गया है? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन एक और टाइप का केमिकल है जो एक फंगस से आता है। उस एफ्लाटॉक्सिन के वजह से लिवर डैमेज होता है। नेक्स्ट केमिकल कंपोनेंट है 2-नैफ्थिलमाइन एंड 4-अमीनो बाइफिनाइल, यूरिनरी ब्लैडर को अफेक्ट करता है। ये मस्टर्ड गैस यानी एक पर्टिकुलर टाइप का, मतलब जब मस्टर्ड यानी राई, तो ये मस्टर्ड गैस मतलब ऐसे बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस को मिला के जो गैस निकलता है उस गैस को इनहेल करने से आपको लंग्स कैंसर हो सकता है। ओके, निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड से लंग कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टोस यानी क्या होता है? वाइट टाइल्स बनाने के लिए आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि आपके फ्लास्क के नीचे वाइट कलर की टाइल्स रखी रहती है। तो वो वाइट टाइल्स बनाने के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एस्बेस्टोस पाउडर। तो अगर वो उस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्होंने अगर वो एस्बेस्टोस की सांस ली, उसको अगर अंदर लिया, तो उसके वजह से उनको लंग कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट आता है डाई स्टिलबेस्ट्रॉल, DES, जिससे वजाइनल कैंसर होता है। एंड विनाइल क्लोराइड से आपका लिवर डैमेज हो सकता है। विनाइल क्लोराइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है कार्सिनोजेंस की, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसमें से 2 या 3 कार्सिनोजेन का ही याद करना है और वो कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है। तो अब देखो, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में बताया गया है। कैंसर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई करके हम कैंसर के ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। So cancer treatment consists of combination of a number of therapies which are as follows। देखो कौन सा थेरेपी हमको बताया गया है। सबसे पहले किया जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है? कीमोथेरेपी कंप्राइजेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन एंटी कैंसर ड्रग्स। इस थेरेपी में हम बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल, कीमो यानी केमिकल, तो हम इस थेरेपी में, इस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल इंजेक्ट करते हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, मतलब जो हमारे सेल्स को आगे डिवाइड होने से नहीं, मतलब आगे डिवाइड होने से रोकेंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे। ओके, द एंटी कैंसर ड्रग्स चेक सेल डिवीजन बाय इनहिबिटिंग DNA सिंथेसिस और आर मोर टॉक्सिक टू कैंसरस सेल्स देन टू नॉर्मल सेल्स। देखो कीमोथेरेपी का ना एक साइड इफेक्ट भी होता है। अगर ये अपने कैंसरस सेल्स को, कीमोथेरेपी के जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स जब आप बॉडी में डालते हो तो इससे आपके नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के बाल झड़ जाते हैं इस केमिकल के साइड इफेक्ट के वजह से।
और इसीलिए कैंसर पेशेंट्स के बाल झड़ते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। तो कीमोथेरेपी से क्या होता है, आपके जो सेल डिवीजन है, मतलब आपके जो सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहे हैं, उनके डीएनए को ही स्टॉप कर दिया जाएगा, उनके डीएनए सिंथेसिस को रोक दिया जाएगा, तो वो सेल आगे डिवाइड नहीं होंगे। और समझो अगर सेल डिवीजन हो भी रहा है तो हमारे कीमोथेरेपी के सेल्स डायरेक्ट फिर उन सेल्स को किल करेंगे। लेकिन इन सेल्स का एक साइड इफेक्ट ये है कि ये कैंसरस सेल्स के साथ साथ आपके नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करते हैं, ये एक साइड इफेक्ट है। कीमोथेरेपी may lead to hair loss और anemia, but both get corrected after the treatment is stopped। देखो, जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। लेकिन एक बार जब ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ें वापस से रिकवर की जा सकती है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का ट्रीटमेंट हमको कौन सा बताया गया है, यहाँ पर रेडियोथेरेपी के बारे में बोला गया है। रेडियोथेरेपी यानी किसी पर्टिकुलर टाइप का रेडिएशन छोड़ना। इट इज़ यूज्ड इन द एडिशन टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साथ साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इन रेडियोथेरेपी द बेसिक प्रिंसिपल इज टू बॉम्बार्ड करना, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पूरा एक साथ रेडिएशन छोड़ देना। जैसे समझो कि यहाँ पर ट्यूमर हुआ है, ये ट्यूमर बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, तो इसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए मेरी बॉडी में इंजेक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? केमिकल्स इंजेक्ट किया गया, तो वो हो गया कीमोथेरेपी। लेकिन अब इस ट्यूमर को जड़ से उखाड़ना है तो यहाँ पर रेडिएशन दिया जाएगा, रेडिएशन से उस ट्यूमर को कट करके निकाल दिया जाएगा। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को दोनों को साथ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने पहला ही वर्ड पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं और सबके लिए कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। सो इन रेडियोथेरेपी द बेसिक प्रिंसिपल इज टू बॉम्बार्ड द कैंसरस टिश्यू और सेल्स विद द रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल। मतलब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जिनके वजह से बॉडी में कैंसर होता है, हम उन्हीं मटेरियल को यूज़ करते हैं बॉडी के दूसरे कैंसर को मारने के लिए। कभी कभी इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि एक टाइप का कैंसर सेल मर गया लेकिन दूसरे टाइप का कैंसर सेल बढ़ने लगा। तो कैंसर के रिस्क होते हैं, कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं इसकी 100% गारंटी नहीं होती है, इनके रिस्क होते ही हैं। तो जिन लोगों को ये रिस्क उठाना है वो लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि रेडियो एक्टिव थेरेपी करने से दूसरा कैंसर स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, साइड इफेक्ट्स किसी को बताकर नहीं आते हैं। ओके, ऑलराइट, फॉर, एक मिनट मार्कर किधर गया मेरा, हाँ, फॉर ट्रीटमेंट द कैंसर टिश्यू और सेल्स आर एक्सपोज टू रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। देखो कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, लाइक कोबाल्ट, इरिडियम एंड आयोडीन। ये ऐसे अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हम इन केमिकल्स के साथ यूज़ करते हैं ताकि हमारे ट्यूमर को हम टोटली किल कर सके, काट के निकाल सके बॉडी से। The rays, X-rays, gamma rays and charged particles are used to destroy the cancerous tissue or cells, but it cause minimum damage to the surrounding normal टिश्यूज़ और सेल्स। मतलब समझो, इमेजिन करो कि ये आपका हाथ है, यहाँ पर आपको एक ट्यूमर हुआ है, इस ट्यूमर को अगर मुझे कट करके निकालना है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सरे और गामा रेस छोड़ा जाएगा जिससे ये ट्यूमर एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा और फिर इसको कट करके निकाल दिया जाएगा। तो आपका हाथ जो है स्टार्टिंग में इसके आसपास के सेल्स डैमेज होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप अपना हाथ का इलाज करवाओगे तो जो डैमेज्ड पार्ट था वो भी ठीक हो जाएगा। तो हर एक कैंसर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है, बट वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, सर्जरी करना। इन सर्जरी द एंटायर कैंसरस टिश्यू और सेल्स आर रिमूव्ड सर्जिकली। हम ये सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे, अगर यहाँ ट्यूमर हुआ है तो हम ये पूरा हाथ कट करके निकाल देंगे या इतना पूरा पार्ट कट करके निकाल देंगे, आजू बाजू का भी इलाका कट करके निकाल देंगे। ये थोड़ा रिस्की होता है लेकिन इससे गारंटी थोड़ी ज़्यादा होती है कि बॉडी में ज़्यादा कैंसर वापस नहीं फैलेगा। It has limited utility in certain cases such as breast tumor or uterine tumor. The surgery is most effective. तो ये हर केस में नहीं यूज़ किया जा सकता। अभी ब्रेन ट्यूमर में आप सोचोगे कि ब्रेन का हिस्सा निकाल दें तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हर केस में सर्जिकल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जिन केसेस में सर्जिकल मेथड एप्लीकेबल है उनके एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हमको यहाँ पर, ब्रेस्ट कैंसर एक एग्जाम्पल है और यूटेरिन कैंसर एक एग्जाम्पल है। यूटेरिन कैंसर मतलब आपका जो यूटरस होता है, जहाँ पर वुम्ब बोलते हैं जिसको, जहाँ पर बच्चादानी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं यूटरस। सो यूटेरिन ट्यूमर, अगर यूटरस में ट्यूमर हुआ है या फिर ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ है तो वो सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे प्रेगनेंसी में इश्यूज हो, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती फिर वो लेडी।
द सर्जरी इज मोस्ट इफेक्टिव बट अदर ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो गिवन टू किल एनी कैंसरस सेल दैट मे हैव बीन एस्केप्ड इन सर्जरी। जब आपकी सर्जरी होती है तो सर्जरी के साथ साथ आपका कीमोथेरेपी भी चालू रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सर्जरी करके आपने इतना पार्ट तो निकाल दिया, लेकिन अगर इसके कुछ सेल्स बॉडी में स्प्रेड हो गए होंगे तो उन बचे कुछ सेल्स को भी मारने के लिए हम कीमोथेरेपी साइड में चालू रखते हैं कुछ टाइम तक, ओके, ताकि जो फैले हुए सेल्स होंगे वो भी मर जाएं। फिर नेक्स्ट आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। देखो ये ट्यूमर सेल्स की खासियत क्या होती है, ये अपने ही बॉडी के सेल्स हैं, तो इस वजह से अपने इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है WBC वगैरह, वो इन ट्यूमर सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, वो बढ़ते ही जाते और बॉडी को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे कंडीशन में the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon which activates their immune system and helps in destroying the tumor। देखो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के सेशंस में कि इंटरफेरॉन कब रिलीज होता है, जब आपकी बॉडी में कोई वायरस घुसता है और वो किसी एक सेल को डैमेज कर रहा है, तो ये सेल क्या करेगा, ये अपने बाहर एक ऐसी लेयर बनाएगा जो बाकी के सेल्स को प्रोटेक्ट करे, या इसमें से इंटरफेरॉन रिलीज होगा, अल्फा इंटरफेरॉन रिलीज होगा। वो अल्फा इंटरफेरॉन क्या करेगा, वो बाकी के सेल्स के बाहर जाके एक लेयर बना देगा ताकि यहाँ का वायरस यहाँ पर घुस ना सके। तो ये इंटरफेरॉन वाले सेल्स क्या करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं कि देखो मैं तो मर गया लेकिन तुम लोग खुद को बचाओ, ओके। तो जो डैमेज्ड सेल्स हैं वो डैमेज्ड सेल्स दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये मैसेज कहाँ से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स नोन एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। मतलब जब नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर के सेल्स को नहीं पहचान पाता है तो हम बाहर से बॉडी को कुछ ऐसे केमिकल देते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करे। और नेक्स्ट आपको लास्ट क्या बताया गया है, सपोर्टिव थेरेपी। कैंसर को ट्रीट करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या होता है, सपोर्टिव थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट्स। देखो कभी कभी क्या होता है, जब किसी पेशेंट का कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो मेंटली और इमोशनली और फिजिकली इतने वीक हो जाते हैं कि उनकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। वो अपनी पूरी लाइफ की एक्सपेक्टेशन ही बंद कर देते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, जीने का मन नहीं करता, कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए सपोर्ट दिया जाता है, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, ओके। उसको हम बोलते हैं सपोर्टिव थेरेपी। ऑब्जेक्टिव मतलब मेन एम ऑफ दिस थेरेपी इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट का इलाज जब चलता है तो उस समय वो बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो कैंसर पेशेंट्स की लाइफ थोड़ी सी आसान करने के लिए ये सपोर्टिव थेरेपी बहुत मदद करती है। दिस थेरेपी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट, और ये हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर। बच्चे को अलग तरीके से थेरेपी दिया जाता है, बड़े के साथ अलग ट्रीट किया जाता है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके साथ अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। सो सपोर्टिव थेरेपी सबके लिए अलग अलग होती है। और लास्ट में आपको टाटा हॉस्पिटल के बारे में बताया गया है। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल का एक ब्रांच खारघर में भी है और मुंबई में भी है। ये नवी मुंबई का रीजन है, खारघर नवी मुंबई का रीजन है। और स्पेसिफिकली मुंबई के परेल एरिया में भी एक टाटा हॉस्पिटल है जो स्पेसिफिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया भर से लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ओके। इट इज़ अ स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर closely associated with the Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer, यानी कि ACTREC। ये देखो ये जो लिखा है ना, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, इसको हम बोलते हैं ACTREC। ये खारघर में है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, खारघर में। ये अभी अभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है। जिन लोगों को कैंसर के फील्ड में रिसर्च करना है, ऑन्कोजीन्स के बारे में रिसर्च करना है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर PhD करते हैं इस ACTREC में, ओके। ऑल राइट, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर सेंटर्स इन साउथ एशिया। मतलब it is one of the best hospitals for cancer in entire country. It is an autonomous body funded and controlled by Department of Atomic Energy, Government of India, which also oversees the administration of institute since 1962. मतलब टाटा हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो कुछ प्राइवेट
ओनर्स, कुछ प्राइवेट फंडर्स और कुछ पैसा गवर्नमेंट से आता है, जिसकी मदद से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स का इलाज मुफ्त में हो सके। तो ये था आज के सेशन के बारे में। आई होप आपको कैंसर के बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनका फ्री में इलाज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी ये सब करने में ना लाखों का खर्चा हो जाता है और सबके पास इतने पैसे होते नहीं है, इसीलिए लोग मर जाते हैं। तो बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए लोगों की हेल्प करते हैं। आप उनके बारे में सर्च करोगे गूगल पर तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल हमारा कंसर्न था कैंसर को समझना, उसके टाइप्स को समझना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आई होप आप लोग टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो कर रहे हो, एग्जाम दो, रिवीजन चालू रखो। जितने भी वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं सारे वीडियोस को देखो, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और लाइव सेशन 8 फरवरी से चालू होने वाला है, उसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ आने वाली वीडियोस का फ़ायदा उठाने के लिए। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।